नमस्कार अब दिक्कत ये है कि आप बड़े बड़े नामों में, बड़ी शख्सियतों में किसका नाम काटें और किसको याद रखें। कितनी बातें आप याद रख सकते हैं या आपकी क्षमता के उस पर निर्भर करता है। लेकिन मुख्य रूप से ये आधार होता है कि जो समझते हैं कि जो शख्सियत आपकी ज़िंदगी में कोई महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण प्रेरणा बिंदु का काम कर रही है, उसे आप याद रख लें। और इस तरह से हम एक भूली बिसरी शख्सियत को याद कर लेते हैं जिसकी हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूमिका रही है। और वो शख्सियत है करपात्री जी महाराज। अब करपात्री जी के बारे में ज़्यादा नई पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन यह है कि देश उनके प्रति अपनी जो ऋण की अभिव्यक्ति है, अपने ऋषि ऋण की अभिव्यक्ति वो ज़रूर करता है। तो हमारे भारत सरकार ने करपात्री महाराज की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है और इसका विमोचन अभी हाल ही में हुआ है। और करपात्री जी मुख्य रूप से उनको याद किया जाता है गो हत्या पर आंदोलन के सिलसिले में और गो रक्षा के लिए कानून बनाने के लिए इस आंदोलन के सिलसिले में उनको याद किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी उनकी एक पहचान थी, और वो पहचान ये थी कि वो बहुत ज़्यादा स्वाध्याय करते थे, बहुत पढ़ते थे। और उन्होंने कुछ ऐसी पुस्तकें दुर्लभ लिखी थी जिनके लिए लिखने के लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। मसलन उनकी एक पुस्तक है, गीता प्रेस गोरखपुर ने छापी थी। पुस्तक थी मार्क्सवाद और रामराज। मित्रों, आप यकीन करिए, उन दिनों जिन दिनों ये पुस्तक आई थी हम लोग बहुत छोटे थे, तब हमें ये साम्यवाद के बारे में इतनी बारीकी से उसका सैद्धांतिक विवेचन समझ में नहीं आता था कि चार बातें, मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं इसमें, जो मटेरियल चीज़ें जो हैं जिनके बेस पर आधारित है पूरा का पूरा साम्यवाद, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो वो बातें पहली बार समझ में उस उम्र में आई तो वो करपात्री जी की उस पुस्तक के माध्यम से समझ में आई। वक्ता बड़े अच्छे थे ही, वक्ता होने के साथ साथ स्वाध्याय के आधार पर बहुत ही बहुमूल्य सामग्री लिखते भी थे। और उसी लेखन के आधार पर उनको अब तक याद इसलिए किया जाता है कि उन्होंने जीवन सोपान ही बड़ा विचित्र रहा था। 17 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया था, सन्यासी बन गए थे। और जन्म जो है वो 1907 में हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक स्थान है प्रतापगढ़। और उसके बाद नाम उन्होंने बदल लिया। शादी यद्यपि 9 वर्ष की उम्र में हो गई थी, लेकिन 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया कि ये मेरे लायक ये ज़िंदगी इस तरह से जीने के लायक नहीं है। और उन्होंने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती से एक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली। ये अलग प्रकार है दीक्षा का, नैष्ठिक निष्ठावान ब्रह्मचर्य। उनका नाम हरिहर चैतन्य कर दिया गया और 24 वर्ष की उम्र में उन्हें पूर्ण सन्यासी घोषित कर दिया गया। भिक्षाटन यही एक साधन था, और भिक्षा भी हमेशा किसी बर्तन में नहीं लेते थे, हाथ में लेते थे। अपने हाथ को ही पात्र बनाते थे, और इसलिए इनका नाम स्वामी करपात्री, कर का मतलब हाथ और पात्र सीधी सी बात है। तो स्वामी करपात्री जो थे वो भिक्षा भी लेते थे तो अपने हाथ में लेते थे, और भिक्षा को भिक्षा की तरह लेकर बड़े आदर सम्मान और श्रद्धा के साथ उसको ग्रहण करते थे। और उसी के आधार पर इस स्वाध्याय, लेखन, चिंतन, आंदोलन चलाने की प्रवृत्ति, ये सब कुछ उसी मामले पे, उसी आधार पे चलता था। और देश में लगभग कहते हैं कि 100 से भी ज़्यादा संस्कृत महाविद्यालय स्वामी करपात्री जी के प्रयासों से स्थापित हुए थे। और उसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि संस्कृत भाषा, जो उन दिनों में राजकीय भाषा भी नहीं थी लेकिन बची रह गई, और उस भाषा को अगर हाशिए पर सरकने से बचाया तो उसमें स्वामी करपात्री का योगदान सबसे ज़्यादा माना जाता है कि इन्होंने अद्भुत क्षमता का वहन किया और निरंतर रूप से संस्कृति को वैचारिक आधार पर, भारतीय संस्कृति को वैचारिक आधार पर प्रचारित करने में सारी उम्र खर्च कर दी। फिर उन्होंने एक संस्था बनाई थी, अखिल भारतीय धर्म संघ। तो अखिल भारतीय धर्म संघ
अलग अलग संप्रदायों के प्रमुखों, अलग अलग धर्मों के जो प्रमुख थे उन सबको बुलाकर एक मंच पर लाकर महत्वपूर्ण जो संवेदनशील विषय होते थे उन पर निर्णय लेता था धर्म संघ। और उसका नेतृत्व भी स्वामी कृपात्री जी महाराज ही करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कोई अपना मठ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद सभी मठाधीश इनका सम्मान ज़रूर करते थे कि इनसे बढ़कर अच्छा कोई मार्गदर्शक हमें नहीं मिल सकता।